Hello students, in this video we are going to discuss about judiciary. This is a video of class 8 civics chapter 5th. ठीक है, क्लास 8 का है ये वीडियो, civics के चैप्टर 5 का। तो जुडिशरी क्या होता है आइए देखते हैं हम। A glance at the newspaper provides you a glimpse of the range of work done by the courts in this country. आपको पता होगा कि कोर्ट में जो भी काम होते हैं वो जजेस मिलके करते हैं। बट कैन यू थिंक ऑफ वाई वी नीड दिस कोर्ट्स? तो क्या आप कभी सोचा है कि हमें कोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एज यू हैव रीड इन यूनिट 2 इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ। इंडिया में क्या है? रूल है, नियम कानून है। व्हाट इज़ दिस मीन इज़ दैट लॉस अप्लाई इक्वली टू ऑल पर्सन। इसका अर्थ क्या है कि जो नियम और कानून हैं ये सभी इक्वली मतलब सभी पर्सन पे इक्वली अप्लाई होते हैं। एंड दैट इज़ सर्टेन सेट्स ऑफ फिक्स प्रोसीजर्स। ठीक है, और सभी के लिए इसके फिक्स प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, टू इन्फोर्स दिस रूल ऑफ लॉ वी हैव अ जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, दैट कंसिस्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कोर्स दैट अ सिटीजन कैन अप्रोच व्हेन अ लॉ इज़ वायलेटेड। इसीलिए कोर्ट में जजेस होते हैं, कोर्ट होते हैं, ताकि अगर कोई भी चीज़ें या कोई भी लॉ है जो वायलेटेड हो, कोई भी चीज़ें जो नियम के विरुद्ध हो रही हों, उनके अगेंस्ट हम अप्रोच कर सकें। As an organ of government, the judiciary plays a crucial role in the functioning of India's democracy. जो इंडिया के जो जुडिशरी होते हैं, जो जजेस होते हैं, ये क्रूशियल रोल मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग मतलब कार्य करने में या इंडिया के डेमोक्रेटिक में। इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट। ये अपने रोल को कैसे क्यों प्ले कर पाते हैं? क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो इंडिपेंडेंट कंट्री है। ठीक है, व्हाट डज इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन? तो अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या हुआ? इज़ देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द कोर्ट इन योर एरिया एंड द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली? क्या जो कोर्ट आपके एरिया में है उसमें और जो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में उसमें कोई कनेक्शन है? इस चैप्टर में हम इसी क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था वह है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का क्या रोल होता है? कोर्ट्स टेक डिसीजन ऑन एवरी लार्ज नंबर ऑफ इशू। जो कोर्ट होते हैं वो बहुत लार्ज नंबर मतलब बहुत ज़्यादा बड़े इशू पे ही क्या कर डिसीजन देते हैं। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट ए स्टूडेंट। ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को मार नहीं सकती। और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर्स वाटर्स बिटवीन स्टेट्स, और जो भी रिवर है वो कितने स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब कि किस नदी का पानी कैसे जाएगा। जैसे हम लोगों ने क्लास 6 के सिविक्स में पढ़ा था, वो जो कावेरी रिवर था कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में, कि वहाँ का पानी कावेरी नदी का कहाँ स्टोर हो। तो वैसे ही वाटर का जो डिस्प्यूट होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको भी सॉल्व करता है। और कैन पनिश, और जो मतलब पार्टिकुलर क्राइम होते हैं उनके लिए भी लोगों को पनिश करता है। ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। लेकिन जो मुख्य रूप से जो काम होता है जुडिशरी का, उसको इस फॉलोइंग पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट का मतलब होता है कि जब किसी दो सिटीज़न के बीच, दो स्टेट्स के बीच कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उन्हें सॉल्व करने का काम कोर्ट और जुडिशरी का ही होता है। उन दो स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा दिल्ली, वो ही सॉल्व करता है। जिससे हमारे किसी दो स्टेट के बीच में, जैसे कावेरी नदी की जो प्रॉब्लम डिस्प्यूट हुई थी कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में, है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दो सिटीज़न के बीच में ज़मीन की प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने के लिए दो स्टेट के बीच में किसी टॉपिक को लेके प्रॉब्लम हो, इसी को बोलते हैं। ठीक है, आगे है जुडिशियल रिव्यू। अब ये क्या होता है? As the final interpreter of the Constitution, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the Parliament if it is believed that these are a violation of the basic structure of the Constitution. This is called judicial review. Judicial review मतलब जो कोई भी नियम कानून बनाए जाते हैं तो सबसे पहले जो जुडिशरी होते हैं वो बैठ के उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, वहाँ से पास होने के बाद ही वो पार्लियामेंट में फिर पास होता है। और ये भी चेक किया जाता है कि ऐसा तो नहीं कि किसी एक व्यक्ति को ये वायलेटेड कर रहा हो, मतलब किसी एक व्यक्ति क्या किसी एक कास्ट रीजन के विरुद्ध चल रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट है अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। अपहोल्डिंग द लॉ मतलब कि वो ये भी देखते हैं कि हर एक जगह जो मतलब लोगों के जो हर एक कास्ट सिटीज़न, मतलब कि कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, किसी भी रेसेस के लोग हों, है ना। जैसे कि 7th में हम लोगों ने पढ़ा था 6 में कि साउथ अफ्रीका में जो कई कास्ट के लोग होते हैं, जैसे रेसेस के ब्लैक, वाइट, है ना, और वहाँ के साउथ अफ्रीकन थे, सबको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उनके कलर के अकॉर्डिंग।
तो उसके बाद जब 1995 में और नेल्सन मंडेला आया तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट कंट्री वो बना। तो मतलब फंडामेंटल राइट का मतलब हुआ कि किसी के भी मौलिक अधिकार को डिनाई ना किया जाए, वायलेटेड ना हो, मतलब किसी के मौलिक अधिकार को छीना ना जाए उससे। जैसे कि हम चाहे किसी भी कास्ट बैकग्राउंड के हों, लेकिन हमें इक्वली अधिकार है कि हम किसी भी जगह पे और किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे रंग रूप से, हमारे कास्ट के अकॉर्डिंग हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ना हमारी सैलरी को जो पैसे मिलते हैं उस पर ये होगा, ठीक है। ऑन हियरिंग दिस केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड आर्टिकल 21 विच प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू हेल्थ। और जैसे कि हमने देखा था, जैसे कुछ पहले क्या था, जहाँ पे इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ होता ये था कि अलग अलग कास्ट वाले लोगों के लिए अलग अलग हॉस्पिटल होते थे, उनको फैसिलिटीज़ भी सब अलग अलग मिलती थी। इट देयरफॉर डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल, देखिए यहाँ वेस्ट बंगाल की बात कर रहा है, ठीक है। It therefore directed the West Bengal government to pay him compensation of the loss suffered, as well as to come up with the blueprints for primary health care with particular reference to treatment of patient during an emergency। तो जैसे कि पहले भी था वेस्ट बंगाल में कि वहाँ पे भी कास्ट सिस्टम था, तो वहाँ पे अलग अलग रेसेस के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट उनको दिए जाते थे, पेशेंट को, हॉस्पिटल्स अलग अलग थे। लेकिन अब आप ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हर जगह बनाए गए हैं वो हर एक व्यक्ति को इक्वली जो होते हैं वो ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज़ ए इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात किया था हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ पावरफुल पॉलिटिशियन हैज़ इनक्रोच्ड ऑन लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली। विद इन दिस judicial system, the politician has the power to appoint and dismiss a judge from his office. When you take this case to the court, the judge is clearly partial to the politician। आपको यहाँ पे केस समझने को कह रहा है, मतलब आपको ये मान रहा है कि समझ लीजिए आपकी एक ज़मीन है जहाँ पे एक बहुत पावरफुल जो पॉलिटिशियन है वो कब्जा करना चाहता है, ठीक है। जो कि आप इस अपने प्रॉब्लम को लेके कोर्ट जाते हैं और वहाँ का जो जज रहता है वो मतलब उस पॉलिटिशियन के पास इतना पावर होता है कि जो वो जज को क्या करे, डिसमिस कर सके अपने ऑफिस से या ख़रीद सके पैसा दे के, है ना। और उसके बाद जब वो आप जज के पास जाते हैं तो जज क्या है, वो मतलब फुली किसके फेवर में बोलेगा, पॉलिटिशियन के फेवर में अगर बोलता है तो आप उस समय क्या करेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं। द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड्स ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन, ठीक है। और इस तरह से जो पॉलिटिशियन का कंट्रोल हो जाता है जज पे अगर हो जाएगा तो जो जज है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन अपने से नहीं ले पाएगा। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंट वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन। या इसकी वजह से वो जो पॉलिटिशियन होगा उनको फोर्स करेगा कि सारे जजमेंट वो उसके फेवर में करे। Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process of Indian Constitution, और हम हमेशा देखते हैं कि जो पावरफुल लोग होते हैं वो इंडिया के मतलब जो कोर्ट के जज वगैरह होते हैं उनको मतलब अपने फेवर में कर लेते हैं, अपने अगेंस्ट नहीं जाने देते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो जज होगा वो आपके या मतलब जिससे जो पावरफुल रहेगा उसके ही फेवर में बोलेगा ना। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब यही होता है कि जो जजेस हों वो सही निर्णय ले, मतलब ये ना हो कि कोई ज़्यादा पावरफुल हो तो उसके पक्ष में बोले, इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये देखिए, वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंट, दिस इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स। This, as you read in chapter 1, is a key feature of the constitution. What does it mean here is that other branches of the government, the legislature and the executive, cannot interfere in the work of the judiciary। जो अदर ब्रांचेस होते हैं गवर्नमेंट के वो जुडिशरी के किसी काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट, जो कोर्ट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं करते और ना ही उनके जो एक्ट ऑन द बिहाफ और ना ही उनके फेवर में काम करते हैं, मतलब जो सही रहता है वो करते हैं। फिर देखिए, फॉर द अबव सेपरेशन टू वर्क वेल इट इज़ क्रूशल दैट ऑल जजेस इन द हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड विद वेरी लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम दीज अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो जो अपॉइंट किए जाते हैं तो उसमें मतलब गवर्नमेंट की पावर का बहुत ही कम इंटरफेरेंस होता है, ठीक। आगे देखिए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में कोर्ट्स के क्या स्ट्रक्चर है, मतलब कि कोर्ट्स किस टाइप के हैं।
हाँ, इनकी मतलब एक किस टाइप के कोर्ट्स हैं यहाँ पे। देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री, डिफरेंट लेवल है। देयर आर सेवरल कोर्ट्स एट लोअर लेवल वाइल देयर इज़ ओनली वन एट द एपेक्स लेवल। लोअर लेवल पे बहुत सारे हैं और एक एपेक्स लेवल पे सिर्फ एक है। दिस कोर्ट दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर व्हाट आर कॉल्ड सब ऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। और द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट, और जिस कोर्ट से लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। जैसे जो आपके ज़िले में होता है उसे बोला जाता है। दीज आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल, इसे डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल पे कहा जाता है। जैसे कि आपके ये यहाँ पे है सोनभद्र में। एंड दे हियर मैनी काइंड्स ऑफ केसेस, ये बहुत तरह के केसेस सुनते हैं। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट, जो भी स्टेट्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में उस स्टेट को डिवाइड किया जाता है। आर प्रेस्क्राइब्ड ओवर डिस्ट्रिक्ट जजेस, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, तहसील होते हैं तो वहाँ के जजेस भी अलग अलग होते हैं। जैसे सोनभद्र के अलग होंगे, मिर्ज़ापुर के अलग होंगे, वाराणसी के अलग होंगे, हर एक ज़िले के अलग अलग होंगे। ठीक, ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट, लेकिन सभी, अब हमारे जैसे 20 स्टेट हैं तो सभी स्टेट में हाई कोर्ट भी होंगे ना, विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। उस कोर्ट का मतलब उस स्टेट का वो क्या होगा, हाईएस्ट कोर्ट होगा। ठीक, जैसे हम यूपी में रहते हैं तो यूपी का जो हाई कोर्ट होगा वो यूपी के सारे डिस्ट्रिक्ट के चीज़ों को सुनेगा। ठीक है, फिर देखिए एट द टॉप इज़ अ सुप्रीम कोर्ट, और सबसे टॉप पे कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, जो कि न्यू दिल्ली में है। इस प्रेसाइडेड ओवर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे कि मुख्य जस्टिस के लिए जाना जाता है। द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया, जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाता है वो सभी और कोर्ट्स में बाइंड किया जाता है, मतलब माना जाता है। आगे, आर दीज डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर, क्या ये जो सभी कोर्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं? यस दे आर, हाँ ये कनेक्टेड होते हैं। इन इंडिया वी हैव अ इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम, इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम है, मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स, मतलब जो हायर कोर्ट द्वारा डिसीजन लिया जाएगा वो लोअर कोर्ट द्वारा भी एक्सेप्ट किया जाएगा। Another way to understand this integration is through the appellate system that exists in India. This means that, अब हम इसको और कैसे समझ सकते हैं कि a person can appeal to a high court, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है, अगर वह ऐसा बिलीव करता है कि उसकी जो डिस्ट्रिक्ट का जो लोअर कोर्ट था वहाँ पे उसे जस्टिस नहीं मिला तो वह हाई कोर्ट में जा सकता है। आगे देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द अपीलेट सिस्टम बाय ट्रैकिंग अ केस। तो अपीलेट सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आइए जानते हैं। ठीक है, इन फरवरी 1918 लक्ष्मण कुमार मैरिड 20 ईयर ओल्ड सुधा। लक्ष्मण कुमार जो थे वो 20 ईयर की मतलब लड़की थी सुधा, हुए से शादी की। एंड दे लिव्ड इन अ फ्लैट इन दिल्ली विद लक्ष्मण ब्रदर एंड देयर फैमिलीज। वह कहाँ रहते लक्ष्मण के साथ, दिल्ली में लक्ष्मण के भाइयों और उनकी और परिवार के सदस्यों के साथ रहते थे। ठीक है, ऑन 2 सितंबर 1980 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स। और 2 दिसंबर को क्या हुआ था कि सुधा जो थी हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई थी। कैसे, जलने की वजह से। हर फैमिली फिल्ड अ केस इन कोर्ट, उसकी फैमिली ने, सुधा की फैमिली ने फाइल्ड है, उसकी फैमिली ने कोर्ट में केस किया था उनके अगेंस्ट में। व्हेन दिस केस वाज हियर्ड इन द ट्रायल कोर्ट 4 ऑफ हर नेबर्स वर कॉल्ड इन एन विटनेस। ठीक है, जब ये केस वहाँ पे फाइल किया गया, ट्राई किया गया, सुनवाई गई, तो 4 नेबर को बुलाया गया, सुधा के 4 नेबरों को, पड़ोसियों को बुलाया गया एज अ विटनेस। दे स्टेटेड दैट ऑन द नाइट ऑफ December 1 दे हैड हियर सुधा स्क्रीम एंड हैड फोर्स्ड देयर वे इनटू लक्ष्मण्स फ्लैट। ठीक है, और वो बताते हैं कि 1 दिसंबर की रात को उन्हें सुधा की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, दे सॉ सुधा स्टैंडिंग विद द साड़ी इन फ्लेम, और उन्हें खिड़की से मतलब वो ज़बरदस्ती सुधा को खींच के लेके जाते हैं ना। ठीक है, और सुधा स्टैंडिंग विद द साड़ी इन फ्लेम्स, और वो सुधा को देखते हैं फ्लेम के साथ, मतलब कि सुधा की साड़ी होती है, सुधा होती है, वो जल रही होती है। ठीक है, फिर सुधा इन अ गनी बैग एंड द ब्लैंकेट। ठीक है, सुधा टोल्ड देम दैट हर मदर इन लॉ शकुंतला हैड poured केरोसिन ऑयल ऑन हर। और सुधा ने, मतलब उनका कहना था कि उन लोगों की, सुधा की जो मदर इन लॉ थी, उन्होंने उस पर केरोसिन ऑयल पोर किया, पोर मतलब के अंदर डाला था। और एंड डैट हर हस्बैंड लक्ष्मण हैड लिट द फायर, और उनके जो उसका जो हस्बैंड था लक्ष्मण, उसने फायर जलाया था। मतलब उन लोगों को ये चीज़ दिखाई दे रहा था।
ड्यूरिंग द ट्रायल members of Sudha's family and her neighbors stated that Sudha had been subjected to torture by her in-laws। मतलब कि बताया जाता है वहाँ पे कि जो सुधा है उसे in-laws द्वारा टॉर्चर किया जाता था। एंड दैट वर डिमांडिंग मोर केस, और उससे क्या डिमांड किया जाता था कि वो और केस मतलब दहेज पैसे लेके आए, स्कूटर फ्रीज वगैरह लेके आए। कब? जब उससे पहले बच्चे का जन्म हुआ था तो उनका कहना था कि वो अपने घर जाके पैसे, स्कूटर और फ्रीज लेके आए। एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस लक्ष्मण एंड हिज मदर स्टेटेड दैट सुधा साड़ी हैड एक्सीडेंटली कॉट फायर वाइल शी वॉज हिटिंग मिल। और अपने आप को बचाने के लिए सुधा के इन-लॉज, तो सुधा के जो हस्बैंड होते हैं, उसकी मदर होती हैं, वो बोलते हैं कि दूध गर्म करते समय एक्सीडेंटली मतलब कि अचानक से उसकी साड़ी में आग लग जाती है। ऑन द बेसिक ऑफ दिस अदर evidence, the trial court convicted Lakshman, his mother Sakuntala and his brother-in-law Subhash Chand and sentenced all three of them to death। और इसके बाद क्या होता है, इन तीनों को किसकी सज़ा मिल जाती है? इन लोगों को मौत की सज़ा मिल जाती है। फिर देखिए क्या होता है। इन 1983 3 एक्सक्यूट वेंट टू द हाई कोर्ट। तो इन लोग को लगता है कि इन्हें मौत की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। फिर ये तीनों कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट में अपील करते हैं। ठीक। द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द आर्गूमेंट्स ऑफ ऑल द लॉयर्स, और जो हाई कोर्ट होते हैं वो सारे आर्गूमेंट्स को सुनने के बाद, मतलब वकीलों के सारे बातों को सुनने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि सुधा जो थी वो एक्सीडेंटली मर जाती है, उसके साड़ी में आग लग जाता है दूध गर्म करते समय। ठीक। लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र वर एक्यूटेड, मतलब कि उन्हें छोड़ दिया जाता है इस तरह से। यू मे रिमेंबर द फोटो इसे ऑन द विमेंस मूवमेंट इन क्लास 7 में देखा होगा। यू रीड अबाउट हाउ इन द 1980s वुमेन ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक डॉरी डेथ। और मतलब कि आपने 7 की बुक में पढ़ा था, उसमें डॉरी डेथ के बारे में बताया था। मतलब डॉरी डेथ का मतलब होता है दहेज हत्या के बारे में। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी सुधा की जो डेथ हुई थी वो दहेज हत्या हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट में प्रॉपर जजमेंट ना मिलने के, प्रॉपर मतलब सबूत ना होने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है उन लोगों को। किसको? सुधा के हस्बैंड को, मदर इन लॉ को और उसके भाई को। फिर देखिए in 1985 the Supreme Court heard this appeal against the acquittal of Lakshman and 2 members of his family। The Supreme Court heard the arguments of the lawyers and reached a decision that was different from that of High Court। मतलब हाई कोर्ट तो इन दोनों को छोड़ देता है, लेकिन सुधा की जो फैमिली होती है अपनी मायके वाली, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाती है इस मैटर को लेके, और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन सुनाता है वह हाई कोर्ट के अगेंस्ट में सुनाता है। They found Lakshman and his mother guilty by acquitted the brother-in-law Subhas because they did not have enough evidence against him। उसके बाद the Supreme Court decided to send the accused to prison for life। मतलब सुप्रीम कोर्ट उसके बाद क्या डिसीजन लेता है कि इन तीनों को वो लाइफ भर, मतलब पूरी ज़िंदगी की, पूरी लाइफ के लिए जेल में भेज देंगे। ठीक है, उम्र कैद हो जाती है। आगे देखिए, वॉट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम। डिफरेंट ब्रांचेस क्या होते हैं लीगल सिस्टम के। द अबव केस ऑफ द डॉरी डेथ फॉल्स विद इन वॉट इज कंसिडर्ड अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एंड इज अ वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ द लीगल सिस्टम ऑल्सो डील्स विद सिविल लॉ केसेज। You read in chapter 4 of how a new civil law was passed in 2006 to protect women against domestic violence। नीचे यहाँ पे क्रिमिनल और सिविल लॉ के बीच में डिफरेंस दिया है, ये देखते हैं। डील्स विद कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइंस एट ऑफेंस, फॉर एग्जांपल थीफ, हैरेसिंग ऑफ वुमेन। मतलब कि इस कोर्ट में हम क्या देखते हैं, जैसे चोरों के बारे में, किसी वुमेन को हैरेस किया जाता है डायरी के लिए, मर्डर के लिए। सिविल लॉ क्या होता है? डील्स विद एनी हार्म ऑफ इंजरी ऑफ राइट टू इंडिविजुअल डिस्प्यूट। मतलब कि सिविल लॉ का मतलब जैसे कि कोई आपकी ज़मीन पे कब्जा करना चाहे, तो इस तरह की चीज़ों को, सामान को, कोई आपके घर में चोरी हो जाए, इस तरह को सिविल लॉ में देखा जाता है। और इट बिगिन विद द लॉजिंग ऑफ एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR विद द पुलिस। इसमें क्या होता है, क्रिमिनल लॉ में पहले FIR करवाया जाता है, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। A petition has to be filled before the relevant court by the affected party only। In a rent matter, either the landlord or tenant can file a case। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जैसे किसी का मर्डर हुआ तो उसके घर वाले जाके FIR करते हैं, तो ये क्रिमिनल क्राइम हो जाएगा। सिविल लॉ मतलब क्या हुआ कि फैमिली मैटर आता है इसमें। इट फाउंड गिल्टी द एक्यूज्ड कैन बी सेंट जेल एंड आल्सो फाइंड। अगर इसमें क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को पाया जाता है कि वह क्रिमिनल है
या दोषी है तो उसे जेल भी भेजा जा सकता है। द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर इंस्टेंस इन अ केस बिटवीन अ लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट द कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वोकेटेड। मतलब इस समय क्या होता है कि दोनों लोगों के पक्ष की बात सुनने के बाद जिसका पक्ष होता है या जो सही होता है उसके हाथ में चीज़ें पहुंच जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए For the common person, access to courts in access to justice. The courts exercise a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizens. हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए भी जो जुडिशरी होती है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। द कोर्ट्स इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो संविधान का आर्टिकल 21 है वह ऑन द राइट टू लाइफ टू इंक्लूड द राइट टू फूड, मतलब कि हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, हर एक व्यक्ति को खाना मिलने का अधिकार है। ठीक है, दे देयरफॉर ऑर्डर द स्टेट टू टेक सर्टेन स्टेप टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम। और इसी वजह से जो स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ मिड डे मील स्टार्ट किया गया था। ठीक है, however there are also court judgment that people believe were against the best interest of the common person. For example, activists who work on issue concerning the right and housing for the poor believe that recent judgment on eviction are a far cry from earlier judgment. While recent judgment tend to view the slum dwellers as encroaches in the city, earlier judgment like the 1985 Olga Tales versus Bombay Municipal Corporation had tried to protect the livelihood of slum dwellers. जैसे कि अभी कुछ दिन पहले लॉ निकाला गया था कि ये जो फुटपाथ पे लोग सामान बेचते हैं फेरी वाले, उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट ने ये लॉ निकाला था उसके बाद क्या हुआ कि लोग लोग अगेंस्ट हो गए इस रूल के कि अगर, क्योंकि उसी से उनकी जीविका चलती थी ना, उनकी जो लाइफ उसी से चलती थी, उनका परिवार उसी से चलता था। अगर वो बंद कर देते, उसको बंद करा देते तो उनकी लाइफ कैसे चलती है ना, जो स्लम एरिया के लोग बिलोंग करते थे। तो इसी रीज़न से फिर गवर्नमेंट को ये लोग थे, ये जज कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर गया और उसके बाद गवर्नमेंट को अपने इस रूल को चेंज करना पड़ा था। ठीक, आगे देखिए। Another issue that affect the common person's access to justice in the inordinately long number of years that court to take a hear case. The phrase justice delayed is justice denied is often used to characterize this extended time period that courts take. कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सही जस्टिस तक पहुंचने के लिए कोर्ट को काफ़ी समय लग सकता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति गिल्टी नहीं होता है, मतलब जो व्यक्ति क्रिमिनल नहीं होता है या जो व्यक्ति जुर्म नहीं किया होता, उसे भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है अपने आप को सही साबित करने के लिए। ऐसा कब होता है? जब कोई पावरफुल व्यक्ति होता है, उसके सारी चीज़ें फेवर में होती हैं। ठीक है, और यह नंबर ऑफ़ जजेस है इंडिया में, तो सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? 31, और फिर उसके हाई कोर्ट 1079 है, डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट 22,644 है। वर्किंग स्ट्रेंथ क्या है? 20 है, मतलब कि 20 पूरी तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 645 पूरी तरह से काम कर रहे हैं और इसमें से 17,509 पूरी तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे कि however in spite of this there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India। और हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते कि इंडिया की जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें जो जुडिशल जो जजेस का रोल होता है काफ़ी क्रूशियल होता है। क्रूशियल मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, serving as a check on the power of the executive, the legislature, as well as protecting the fundamental right of citizens। और ये भी ध्यान देते हैं कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है और किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट को डिनाई नहीं किया जा रहा है। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड क्वाइट करेक्टली envisioned as a system of courts with their independent judiciary। इस तरह से हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या अर्थ होता है, क्योंकि जज के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है, ना ही कोई गवर्नमेंट उस पर काम करती है। ठीक है, तो बस ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू।